हेलो जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डिप्लोमेटिक अफेयर्स। तो यूएस ईरान वॉर को अब 2 महीने हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में कमर्शियल शिप्स एंड टैंकर्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्रॉस करने में, और इस रीजन में टेंशन अभी भी काफ़ी हाई है। तो चलिए हम पूरे पूरे इस वॉर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यूएस और ईरान कंटिन्यू टॉक्स खेल रहे हैं। जो फर्स्ट इस्लामाबाद टॉक्स हुआ था यूएस और ईरान के बीच, वह बुरी तरीके से फेल हुआ था। इसके बाद अगेन इस्लामाबाद में सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन होना था, पर ऐसा हुआ नहीं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और उन्होंने अपना एक और प्रपोजल दिया यूएस को वाया पाकिस्तान, और उसके बाद फिर वो ओमान और रशिया के टूर पर चले गए। वहीं ट्रंप ने यह कहा था कि मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इस्लामाबाद का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। वे लोग ईरानियन से मिलने पाकिस्तान जा रहे थे। इस ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता और बहुत ज़्यादा काम भी होता। इसके बाद ट्रंप लिखते हैं कि ईरान में लीडरशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है और ईरानियंस लीडरशिप के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। कोई नहीं जानता है कि ईरान में पावर अभी किसके पास है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारे कार्ड्स हैं और ईरान के पास एक भी कार्ड नहीं है। यदि ईरानियंस बात करना चाहते हैं तो बस उन्हें हमें कॉल करना होगा। ट्रंप के इस ट्वीट में सीज़ फायर के लिए जो नेगोशिएशन है, ट्रंप बिल्कुल ही सीज़ फायर के लिए नेगोशिएशन करने को बिल्कुल ही रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज ट्रंप के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इस वॉर में यूएस को ह्यूज लॉसेस हुए हैं, जिससे यूएस में ट्रंप की बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हो रही है। यूएस को अभी तक $35 बिलियन वर्थ के वेपन्स इस वॉर में लूज़ करने पड़े हैं। मतलब $35 बिलियन के वेपन्स यूएस ने इस वॉर में यूज़ किए हैं, नहीं तो वो ईरान के द्वारा हिट किए गए हैं। इनके एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरबेसेस पर ईरान ने चाइनीज सैटेलाइट्स का यूज़ कर पिन पॉइंट लोकेशन पर टारगेट को हिट किया है, जो कि ईरान के नज़रिए से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं यूएस मिलिट्री के एसेट्स भी डैमेज हुए हैं। उन्हें रिप्लेस करने में भी यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्राइस लगेगा। इसलिए भी पेंटागन ने यूएस कांग्रेस से $200 बिलियन का एडिशनल इमरजेंसी फंड मांगा था। मतलब $200 बिलियन एक्स्ट्रा पेंटागन ने मांगा था, ताकि वो जो उनको लॉस हुआ है इस वॉर में उसको वो रिप्लेस कर सके। $200 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। इसलिए यूएस के जो लॉ मेकर्स थे वह बार बार यह क्वेश्चन भी कर रहे थे यूएस गवर्नमेंट से कि आप हमें पहले ये बताइए कि आप ये जो $200 बिलियन का यह फंड मांग रहे हैं, ये किस लिए मांग रहे हैं। आपको क्या इतना बड़ा ह्यूज लॉस हो गया है, या कौन से इतने बड़े बड़े वेपन्स को आपको रिप्लेस करना है कि आपको $200 बिलियन चाहिए, वो भी इमरजेंसी में। तो इस वॉर में सभी कंट्रीज के अपने अलग अलग रोल्स हैं। यूएस के अपने अलग रोल्स हैं, ईरान के अलग रोल्स हैं, इसराइल के अपना अलग गोल्स हैं, रशिया के अलग रोल्स हैं, चाइना अपना अलग रोल प्ले कर रहा है। तो सभी के अलग अलग रोल्स हैं इस वॉर में। मैं आपको सभी को एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले गल्फ कंट्री। तो गल्फ कंट्रीज को बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सभी को बहुत ही हैवी लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यू। ईरान ने जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर स्ट्राइक किया ना, इनके रिफाइनरीज के ऊपर, इनके एयरबेसेस के ऊपर, उससे तो कहर मच गया। और स्पेशली सऊदी अरब और यूएई में तो ईरान ने कहर मचा दिया। इसके बाद बात करते हैं ईरान के। तो ईरान ने अपना दोबारा से जो यूएस को डिमांड्स भेजा है, उसमें ईरान ने कहा है कि यूएस इमीडिएटली अपने जो नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है ईरानियन शिप्स पे, मतलब जो भी शिप्स ईरानियन पोर्ट्स को यूज़ करेगी उसे यूएस सीज कर लेगा। ईरान का कहना है कि जब यूएस अपना ये नेवल ब्लॉकेड हटा देगा ईरानियन शिप्स के ऊपर से, तो ही ईरान यूएस के साथ कोई नेगोशिएशन करेगा। ईरान को भी बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि ईरान को डैमेज नहीं हुआ, ईरान को भी बहुत हैवी डैमेज हुआ है। बट उन्होंने जो अपना वेपन प्रोडक्शन किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ईरान ने इतना ह्यूज वेपन प्रोडक्शन किया है जिसके कारण वो इस तरीके का रिटेलिएशन यूएस को दे पा रहे हैं। ड्रोन्स का, मिसाइल्स का बहुत ही ज़्यादा वेपन प्रोडक्शन किया है, और उसे उन्होंने अपने सीक्रेट मिसाइल सिटीज़ में छिपा के रखा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण भी ईरान के पास एक बहुत बड़ा एज है, जिससे वह यूएस जैसे सुपर पावर को भी प्रेशर में ला दिया है। मतलब आप समझेंगे, यूएस का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है जितना कि ईरान का है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को जिस तरीके से चोक किया, पूरे वर्ल्ड का यूएस के ऊपर प्रेशर पड़ गया। मतलब यूएस को जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी फेस करना पड़ा, और स्पेशली ट्रंप को। इसके बाद बात करें यूएस की, तो यूएस को देखिए अपना ऑपरेशन कंडक्ट करने में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे नेटो कंट्रीज, स्पेशली यूके और स्पेन। स्पेन ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा
अगेंस्ट हो चुका है यूएस के इस ईरान वॉर में। तो कई सारी नाटो कंट्रीज लाइक स्पेन ने यूएस को अपना एयर स्पेस और एयर बेसेस यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, मना कर दिया है। वहीं ईरान ने चाइनीज सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए यूएस के बहुत सारे टैंकर्स यूएस के बहुत सारे टैंकर जो पार्क थे, जो खड़े हुए थे, अभी उड़ नहीं रहे थे, उन सभी को ईरान ने चाइनीज सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए हिट किया है। और इससे यूएस को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। बहुत यूएस के बहुत सारे टैंकर्स, अवॉक्स एंड हेलीकॉप्टर्स, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हिट हुए हैं, जिससे यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है इसके रिप्लेसमेंट में, और हो सकता है इसे रिपेयर में, क्योंकि कुछ हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, कुछ को रिपेयर भी किया जा सकता है। तो इसमें भी यूएस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेगा। वहीं ट्रंप को भी इस वॉर को लेकर ह्यूज बैकलैश देखने को मिल रहा है। उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है यूएस में, और इस ईयर मिड टर्म इलेक्शन भी है यूएस में। इसलिए ट्रंप ईरान के साथ एक अच्छी डील के लिए बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, ताकि यूएस में जो उनका बैकलैश हो रहा है और उनके ऊपर जो प्रेशर है मिड टर्म इलेक्शन का, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। वहीं बात करें इसराइल की, तो इसराइल अभी तक लेबनान के साथ अपने सीज़ फायर को कंटिन्यू रखा हुआ है। ये सेमी सीज़ फायर है, ये पूरा सीज़ फायर नहीं है, ये एक सेमी सीज़ फायर है, जिसके तहत इसराइल को यह अधिकार दिया गया है कि अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक किया जाता है तो इसराइल उसका सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर अटैक कर सकता है, रिटेलिएशन कर सकता है। और इसराइल ने हाल फिलहाल ही 7 गांवों पर, लेबनान के 7 गांवों पर अटैक भी किया था। हालांकि इसराइल का कहना था कि उन्होंने पहले ही ये एडवाइजरी जारी कर दी थी कि सभी लोग उन सभी गांवों को छोड़कर चले जाएं, लेकिन लोग नहीं गए, जिसके कारण वहाँ पे लेबनान की ओर से बोला जा रहा है कि वहाँ पे 14 लोगों की मौतें भी हुई है। तो यहाँ पर सेमी सीज फायर अभी तक लागू है इसराइल और लेबनान के बीच। हाँ, इसराइल कंटिन्यू हिजबुल्लाह पर भी अटैक कर रहा है, लेकिन यह सेमी सीज फायर में इंक्लूडेड है। वहीं इसराइल का एक आयरन डोम सिस्टम जो कि इसराइल में बनता है, आपको पता नहीं होगा, ये अब यूएई में यूज़ हो रहा है। यूएई इसे यूज़ कर रहा है ईरानियन ड्रोन्स के अगेंस्ट। यह पहली बार है जब इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम गल्फ कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, और अभी केवल यूएई में ही इसे यूज़ किया जा रहा है। वहीं अब बात करें चाइना की, तो चाइना ने इस वॉर में ईरान को भर भर के इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाया है। चाइना एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने ईरान को एक एक्टिव सैटेलाइट ही बेच दिया है। चाइना की एक प्राइवेट कंपनी ने एक एक्टिव सैटेलाइट डायरेक्टली ईरान को बेच दिया। ईरान ने इसी सैटेलाइट का यूज करते हुए सबसे पहले इंटेलिजेंस गैदर किया यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का। उसके बाद ईरान ने स्पेशली अपने मिसाइल्स और ड्रोन से परफेक्ट हिट किया यूएस के मिलिट्री वेपन्स को, और उनके प्लेन्स को, टैंकर्स को, अवॉक्स को, हेलीकॉप्टर्स को परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया, जैसे कि इसराइल ने हिट किया था ईरान के जो मिलिट्री एसेट्स हैं। वहीं रशिया ने ह्यूज वेपन्स ईरान को प्रोवाइड किया है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स प्रोवाइड किया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत वेपन्स प्रोवाइड किया है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स प्रोवाइड किया है रशिया ने ईरान को। आपको याद होगा कि यूएस का जो एक F-15 फाइटर जेट था, वह ईरान में जब क्रैश हो गया था, तो पायलट तो पहले दिन ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जो WSO मतलब वेपन सिस्टम ऑफिसर्स था, वो सर्च एंड रेस्क्यू टीम के द्वारा 2 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। तो उस समय जो रेस्क्यू टीम थी, जो यूएस के द्वारा जो रेस्क्यू टीम भेजी गई थी WSO को वापस लाने के लिए, तो वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स काफ़ी लो फ्लाई कर रहे थे। अगर उस समय ईरान के पास एनफ मैन पोर्टेबल लॉन्च पैड्स होते तो यूएस के कई और एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होते। इसलिए उस इंसिडेंट के बाद ईरान ने रशिया से बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अदर वेपन्स के साथ साथ मैन पोर्टेबल लॉन्च पैड्स भी मंगा लिया है। और अब भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी रशिया में ही है, और इस तरीके से ईरान कंटिन्यू रशिया से वेपन्स मंगाता जा रहा है। तो अब यूएस एयरक्राफ्ट उतना लो फ्लाई नहीं कर पाएंगे जितना कि पहले कर पाते थे। आप देख रहे होंगे ना कितना नीचे से फ्लाई करते हुए जा रहे हैं। देख रहे हैं अभी इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को, देखिए कितना लो फ्लाई कर रहे हैं। ये एक एरोप्लेन है और उसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, इन्हें देखिए कितना लो फ्लाई कर रहे हैं ये। तो अब ये काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब यूएस को ड्रोन्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यूएस के पास वो सारे ड्रोन्स एनएफ नंबर्स में नहीं हैं। वहीं यूएस और ईरान कंटिन्यू अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को बूस्ट कर रहे हैं।
यूएस का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश भी इस वॉर को ज्वाइन कर चुका है। सबसे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वॉर में आया, यूएस का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। सेकंड आपका यूएस का जेराल्ड आर फोर्ड भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपका तीसरा यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश भी इस वॉर को ज्वाइन कर चुका है। तो 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड बहुत सारे अदर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स वो भी इस वॉर को ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं अब बात करें ईरान की, तो चूंकि यूएस भी अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है कंटिन्यू इस मिडल ईस्ट वाले रीजन में, तो ईरान भी अपना सीक्रेट मिसाइल सिटी से, जहां पर ईरान ने अपना पूरा पूरा मिसाइल्स और ड्रोन्स को स्टोर करके रखा हुआ है, वहां से ईरान अपना मिसाइल्स और ड्रोन्स को निकाल रहा है और उन्हें अगेन यूज करने के लिए, जिससे कि वह यूएस के एयर बेसिस को और गल्फ कंट्रीज के एयर बेसिस को हिट कर सके। तो वहाँ पे अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स को पोजिशन कर रहा है और ईरान कंटिन्यू वॉर रेडी हो रहा है, क्योंकि अभी ना तो कोई सीज फायर हुआ है, ना तो कोई नेगोशिएशन हुआ है। जो इस्लामाबाद में फर्स्ट नेगोशिएशन हुआ था वो भी फेल हो गया, सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ ही नहीं। ईरान ने जो अपना डिमांड था वो दलाल पाकिस्तान को दे दिया, ताकि वह दलाल पाकिस्तान अपने मालिक यूएस को जाकर वो सारा डिमांड दे सके, ताकि इस जो कुछ नेगोशिएशन हो। वहीं ईरान चाहता है कि अब एक ही साथ सारे पॉइंट्स पे नेगोशिएशन ना हो, एक एक करके सभी पॉइंट्स पे नेगोशिएशन हो। और इसमें सबसे पहला कदम यह होगा ईरान के अकॉर्डिंग कि यूएस सबसे पहले अपना जो नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है कि कोई भी शिप्स जो ईरानियन पोर्ट्स का यूज़ करेगी उसे यूएस सीज कर लेगा। तो सबसे पहले यूएस इस पूरे पूरे नेवल ब्लॉकेट को हटाए। तो क्लियरली ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि दोनों कंट्रीज बस टाइम बाय कर रही हैं, ताकि वो अपने मिलिट्री पोजीशंस के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके और अपना जो एज है वो वॉर में ज़्यादा बढ़ा सके। वहीं यूएस का ईरान पर ब्लॉकेड अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ है, उसमें अभी कोई भी कमी नहीं आई है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।